Hello everyone and welcome to yet another video of geometry. Right, we have completed circles. आज हम शुरू करेंगे quadrilaterals. Right, okay, let's start. Now quadrilateral as we all know is a क्या होता है, एक four sided figure होता है कोई भी. Now a four sided figure is a quadrilateral. Now what is sum of interior angles? Sum of interior angles of any quadrilateral is 360. दैट मीन्स ये जो एंगल्स दिख रहे हैं हमें चार, एक दो तीन चार, इन सब का सम होता है 360. क्वाइट ऑफन यूज्ड, वेरी इजी बट क्वाइट ऑफन यूज्ड, राइट. सो ये एक चीज का हमें ध्यान रखना है. इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स में हमें और क्या ध्यान रखना है, एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. सर्कल में मैं कवर कर चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करें, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 होता है. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180. तो ये ध्यान रखना है. ये यूज भी कर चुके हैं हम सर्कल्स में काफी क्वेश्चन में. सो नथिंग न्यू बट आई एम जस्ट कंफर्मिंग, राइट. अब क्वाड्रिलेटरल्स में और क्या, और कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है. क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया कैसे निकलता है, एरिया का एक फॉर्मूला काफी लोग बताते हैं, हाफ d1 d2 साइन थीटा, बट उसका आज तक यूज नहीं हुआ है कैट में, ना किसी और एग्जाम में. हाँ, IIT JEE वगैरह की बात अलग है, राइट. सो इसलिए उसको अननेसेसरली याद करके कोई फायदा नहीं है. सो हमें क्या याद रखना है कि एरिया कैसे निकलता है. एरिया ऐसे निकलता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कि उसको हम, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, और ट्राइंगल्स के बहुत सारे फॉर्मूला हमें एरियाज के पता होते हैं, तो उसको यूज करके ही हमें एरिया निकालना है. ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है जहां पे कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज हमें करना पड़ा हो. ट्राइंगल्स में डिवाइड करके ट्राइंगल्स का एरिया ही हम निकाल के क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकाल सकते हैं. सो नथिंग, राइट. ओके, अब जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स की, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और उसकी चार साइड्स के चार मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स, तो एम है, एन है, ओ है और या पी है. ये मिड पॉइंट्स हैं. एम एन ओ पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड. नाउ इफ वी हैव दिस एंड इफ आई जॉइन ऑल ऑफ देम, अगर मैं सबको ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या फिगर है. नीडलेस टू से कि क्वाड्रिलेटरल है, बट मेरा कहने का मतलब है पैरेललोग्राम है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल. ऑल दो सारे ही ये पैरेललोग्राम्स होते हैं, बट कोई ये स्पेसिफिक केस है एक, या एक जनरल पैरेललोग्राम है. हमेशा ध्यान रखना कोई भी कोऑर्डिनेटल हो उसकी साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करके हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है, जो स्पेशल केस नहीं होता है. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेटल पैरेललोग्राम तब बन जाता है जब उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएं. तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेलल साइड्स हैं और इक्वल भी हैं. इसके अलावा चारों साइड्स इक्वल है, ये प्रूव अभी हम नहीं कर पाएंगे ताकि ये स्क्वायर या रोम्बस बने. चारों एंगल 90 हो, रेक्टेंगल हो जाए, ये भी हम प्रूव नहीं कर सकते हैं. तो अभी हम सिर्फ ये प्रूव कर सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. बाकी एंगल्स को 90 प्रूव करने के लिए या चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए जो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए, राइट. लेकिन हाँ, अब ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल है, ये हम सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं डीबी ज्वाइन करूं, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है, तो आप ये देखो ये 1:1 का रेशियो है, ये भी 1:1 का रेशियो है, तो ये लाइंस पैरेलल तो हो ही गई, क्योंकि रेशियो तभी बराबर होगा जब लाइंस पैरेलल होगी यूजिंग इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. अब AP बाय AD सिमिलैरिटी से विल बी सेम एज PM बाय DB. अब ये आपने हम लोग काफी कर चुके हैं, तो मुझे ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें. AP बाय AD इज इक्वल टू PM बाय DB. तो PM और ये हो जाएगा 1/2. सो PM हो जाएगा हाफ ऑफ DB. ऐसे यहाँ पे भी ये 1:1 है, ये 1:1 है. यूजिंग द सेम लॉजिक NOB हो जाएगा हाफ ऑफ DB. तो आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड्स हो गई पैरेलल और इक्वल.
ऐसे में ए सी को ज्वाइन करके दूसरी पेयर ऑफ साइड्स को भी पैरेलल और इक्वल प्रूव कर सकता हूं, जस्ट लाइक द वे आई प्रूव पीएन। सो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हो गई, सो ये हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी कोऑर्डिनेटर्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम स्पेशल केसेस में होगा, बट जनरली अगर हम बोलें तो पैरेललोग्राम तो हमें मिलता ही मिलता है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम पैरेललोग्राम्स में चलते हैं। पैरेललोग्राम्स में जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब ऐसे ही में एक आपको एक बट मैंने आपको भी एक चीज नोटिसेबल बताई थी कि जैसे पैरेललोग्राम्स और भी टाइप के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये भी तीनों पैरेललोग्राम्स हैं, स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। जैसे ट्राइंगल के स्पेशल केसेस हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, ऐसी पैरेललोग्राम्स के हमारे स्पेशल केसेस होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो इनके लिए एक कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको करके कर रहा हूं, आप भी उसे वैसे ही पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, फिर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, फिर एक स्क्वायर बनाते हैं हम, और एंड में एक रोम्बस बनाते हैं। तो ये लिख देता हूं मैं, ये एक पैरेललोग्राम है। आप भी ऐसे ही इसको याद रख सकते हो। ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये रोम्बस हो गया। अब इनमें एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं, राइट। तो पहला पॉइंट है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये सब में होता है क्योंकि ये सारे ही पैरेललोग्राम है, तो सब में टिक लगा दिया। और जो आप ध्यान रखना, जो इसके लिए एक नॉर्मल पैरेललोग्राम के लिए टिक लगेगा वो सब में टिक लगेगा, बिकॉज ऐसा बेसिक फॉर एवरी पैरेललोग्राम। सो इसलिए ये तो सबके लिए ट्रू हो गया। फिर आते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एडजेसेंट sides are equal. That means all four sides are equal. ये यहां नहीं होता है एक जनरलाइज पैरेललोग्राम में, ये रेक्टेंगल में नहीं होता है, ये स्क्वायर में होता है और ये रोम्बस में होता है। स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं, और ये सब चारों साइड्स इक्वल हो गई इन स्क्वायर एंड रोम्बस, राइट। तो मैं यहां फिर से एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, राइट। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, यहाँ पे भी वो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो ये अभी हमने ये चारों प्रूव कर दिए, चारों इक्वल है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल्स की बात हो रही है साइड्स के बाद। ऑपोजिट एंगल इक्वल हर जगह होता है, इस नॉर्मल जनरलाइज पैरेललोग्राम में भी, तो वो हर जगह होगा। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट, और वो है एडजेसेंट एंगल्स इक्वल। अब एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऑल फोर इक्वल, ऑल फोर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि चारों इक्वल 360 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो सब 90 हो जाएंगे। वो यहाँ नहीं होगा, वो रेक्टेंगल में होगा, स्क्वायर में होगा, रोम्बस में नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, ये 90, और ये चारों 90 हो गए। तो ये हमारा केस हो जाता है इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। फिर हम आगे और प्रॉपर्टीज करते हैं। सपोज हम बनाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी। आप ध्यान रखना सीक्वेंस हमारी क्या है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमारे, इधर नहीं होते। इधर पैरेललोग्राम में एक बड़ा डायगोनल एक छोटा डायगोनल होता है, रेक्टेंगल में बराबर होता है, स्क्वायर में बराबर होता है, और रोम्बस में फिर से एक बड़ा डायगोनल और एक छोटा डायगोनल होता है। इसका ध्यान रखिए।
फिर 6th आता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हर जगह होगा, राइट, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सो अगर मैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आपको दिखाऊं तो ये दोनों, ये भी बराबर, या इसमें भी बराबर, तो ये सब में होगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। 7th डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब वो जो बाइसेक्शन पे जो एंगल बन रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो 90 भी हो, वो यहाँ नहीं होता है, वो रेक्टेंगल में नहीं होता है, वो स्क्वायर में होता है और रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री, मतलब कहने का ये है कि अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 है, ये स्क्वायर में भी 90 बनेगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री कहाँ होगा? स्क्वायर और रोम्बस, बाकी दो फिगर्स में नहीं होगा। फिर 8 देखें, डायगोनल्स आर द एंगुलर बाइसेक्टर्स। डायगोनल क्या एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है? वो यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, फिर से स्क्वायर और रोम्बस में। तो डायगोनल्स एंगुलर बाइसेक्टर भी होते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस, नॉट फॉर एवरी फिगर, राइट, राइट। देन 9th में अगर हम आ जाएं तो एरिया अगर की बात करें, एरिया किसी, हमारे पास जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट। व्हेन आई से बेस इनटू हाइट, सो अगर हमारे पास ये वाला बेस है तो ये हाइट होगी, और ये बेस है तो ये हाइट होगी। सिंपल सी बात है, बेस इनटू हाइट, राइट। रेक्टेंगल में क्योंकि 90 डिग्री साइड्स ही बनाती हैं तो हम उन्हें लेंथ और ब्रेड्थ बोल देते हैं, बात वही है, बेस इनटू हाइट। स्क्वायर में बेस और लेंथ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और डायगोनल्स का रोम्बस रोम्बस का होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये एरिया के फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। बस एक चीज और रह गई है, एक दो चीज। सो अगर हम 10th एक बात करें, अगर हम 10th में जाएं कि फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो आउटर फिगर अगर पैरेललोग्राम है, आउटर फिगर अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो मिड साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करके फिगर बनेगा, राइट, जैसे ऐसे, तो वो एक पैरेललोग्राम ही होता है। फॉर अ रेक्टेंगल जो फिगर बनता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो होता है रोम्बस, राइट। क्यों? देखो ये देखो, ये साइड l/2 है, ये b/2 है, ये l/2 है और ये b/2 है। तो ये जो साइड बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ l/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर। तो हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बट चारों एंगल को 90 नहीं प्रूव कर सकते, तो ये रोम्बस बनेगा स्क्वायर में। स्क्वायर अगर हमारे पास आउटर फिगर है तो उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके स्क्वायर ही मिलेगा। और इन सब में याद रखना, ये जो एरिया हो जाता है ये आधा हो जाता है सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर स्क्वायर। अगर आप किसी भी पैरेललोग्राम की साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनता है उसका एरिया हाफ होता है ऑफ द प्रीवियस वन। और अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करके मिलता है रेक्टेंगल। क्या ध्यान रखना है? पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, और रेक्टेंगल और रोम्बस के लिए इंटरचेंज हो जाता है, रेक्टेंगल के लिए रोम्बस और रोम्बस के लिए रेक्टेंगल। तो इस चीज का हमें खास एक ध्यान रखना है, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर है हमारे पास ABCD और उसके बेस पे कोई ट्राइंगल है जो
यहाँ पे टच करता है दूसरी ऊपर वाली साइड। सपोज ये ईडीसी है, तो ट्राइंगल ईडीसी, अब ये ई पॉइंट ए बी पे कहीं भी हो सकता है, और पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया हमेशा हाफ होता है। तो क्या होता है, ट्राइंगल्स, अगर मैं बोलता हूं पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल का अगर बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सो द एरिया रेशियो विल ऑलवेज बी हाफ। सो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं क्वाड्रिलेटरल्स की जो आपको ध्यान रखना है। कंपैरेटिव स्टडी के तरीके से मैंने आपको कराया ये, तो ये अगर आप ध्यान रखोगे तो बाकी चीजें जितनी भी यूज होंगी वो सब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज होंगी, चाहे सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, राइट, 90-30-60 कॉन्सेप्ट, 90-45-45, ये जितना भी मैं करवा चुका हूं आपको ट्राइंगल में, यहाँ पे भी ज्यादातर वही यूज होगा इन सॉल्व में। बहुत ही कम है जो कि ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, राइट। सो इसलिए ये एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे आप इसे आप याद रखो। बाकी सारी जो एप्लीकेशन होगा प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो ज्यादातर ट्राइंगल्स की ही प्रॉपर्टीज होगी। चलिए, बस एक फिगर और रह जाता है, लेट्स डू दैट, एंड दैट इज ट्रिपीजियम और अ ट्रिपेजॉइड। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इज ट्रिपीजियम, American is trapezoid, right? So let's understand this also. Now, trapezium is a quadrilateral in which the parallel sides are unequal. इसमें पैरेलल साइड्स जो होती हैं अनइक्वल होती हैं, इसी वजह से जो दूसरा पेयर है साइड्स का वो कभी पैरेलल नहीं हो पाएगा। वो इक्वल तो हो सकता है बट वो स्पेशल केस है, बट जनरलाइज केस में दो साइड्स पैरेलल होती हैं बट अनइक्वल होती हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज ए बी प्लस डी सी। आप कह सकते हो एवरेज ले लिया हमने, एवरेज पैरेलल साइड्स का, और हाइट से दिस इज 80 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब हाइट, 80 इज द हाइट। तो एरिया के लिए हाइट की जरूरत तो आपको पता ही है, हर फिगर में हमने अभी तक देखा है, पड़ती है। तो एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मतलब ए बी और डी सी का एवरेज, दैट इज ए बी प्लस डी सी बाई 2 इनटू द हाइट, दैट इज 80, गिव्स यू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां पे फिर एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो एवरेज होता है पैरेलल साइड्स का, ये किसके बराबर होता है? ये इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करती है लाइन एम एन, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो एम एन जो होता है यही वो एवरेज हो जाता है ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। So a line joining the midpoint of the non-parallel sides is the average of the parallel sides, right? A line joining the midpoints of non-parallel sides is the average of the parallel sides. तो इसको हम एरिया के लिए mn into height भी यूज कर सकते हैं। हाफ ए बी प्लस डी सी की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं उसे 80 mn से, राइट? ओके। फिर एक स्पेशल केस देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर हम बात करें तो इसमें ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल नहीं है साइड्स, ये इक्वल होती हैं, और इसी वजह से ये इनके बेस एंगल, ये प्रॉपर्टी है, बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए डी इक्वल टू बी सी, एक तो ये होता है, राइट। सेकंड होता है, यहां से जो याद रखना है आपको, सेकंड चीज है एंगल ए डी सी, इनके बेस एंगल्स इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और एक चीज और याद रखना है थर्ड, और वो है कि ये जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट। इनको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया जा सकता है वेरी इजीली, राइट। आई एम नॉट प्रूविंग इट बट रिजल्ट्स बता रहा हूं, बट आपका क्यूरियोसिटी है तो आप इसे कॉन्ग्रुएंसी एडीसी और ट्राइंगल बीडीसी में कॉन्ग्रुएंसी एसएएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो फिर आप AC और BD को बराबर प्रूव कर सकते हो. ओके, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ P coordinators. Now let's move on to applying all whatever we have learned in the form of questions. So let's do the first question. Now in the first question they are saying ABCD is a parallelogram, P is a point on AB such that AP is to PB is 3:2. Q is a point on CD such that CQ is to QD is 7:3. If PQ intersect AC at R, and then find the ratio of AR is to AC. Now this question is on पैरेललोग्राम्स ऑल्दो, बट यहाँ लगेगा सिमिलैरिटी. जो रेशियो की बात होती है कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी की हमें समझ है ही, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. अब वो कह रहे हैं P इज अ पॉइंट ऑन AB such that AP is to PB, AP is to PB is 3:2, and Q is a point on CD such that CQ is to QD, CQ बड़ा है 7:3. नाउ दे सेइंग PQ लाइन अगर मैं ज्वाइन कर दूं, PQ लाइन इंटरसेक्ट्स AC एट R, AC ये रहा. अब देखो साफ साफ दिख रहा है, हमें AR is to AC निकालना है. पहले हम AR is to RC निकाल सकते हैं बाय सिमिलैरिटी. क्यों? ये लाइंस पैरेलल हैं, तो सिमिलैरिटी से ये ऑल्टरनेट एंगल ये इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया. तो ट्राइंगल ये सपोज R है, तो ट्राइंगल ARC is similar to triangle CRQ. तो अगर हम रिजल्ट यूज करें तो AR अपॉन RC या CR इज इक्वल टू AP अपॉन ARP, सॉरी ARP, RC नहीं है ये, AR अपॉन ARP, तो ARP अपॉन CRQ, राइट. So AR upon RC is same as AP upon QC. Now, अब ये 3:2 है, ये 7:3 है. यहाँ गलती पता है क्या होती है, हम जल्दी से AR is to RC को AP is to QC रख देते हैं. 3/7 नहीं, 3/7 नहीं, ये रेशियो है. अब ऑपोजिट, या तो आप इसे 3/7 ऑफ AB लिखो, 3/5 ऑफ AB, और इसे लिखो 7/10 ऑफ DC, राइट. एक तो ये राइट तरीका है. या फिर आप देख सकते हो ये 10 है तो दोनों साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड. ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी अब दोनों साइड. तो ये 10 है तो इसे भी 10 बनाए जाएंगे. तो 10 डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 विल गिव मी 6 and 4. 3 और 2 था तो 6 और 4 कर दिया मैंने, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए, 10-10 हो जाए. अब आप यूज कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है. AR is to RC will be same as AP is 6/7. So AR upon AC हो जाएगा हमारा 6 is to 6 plus 7, that is 13. AC हमें AR भी आता है, RC भी आता है, तो 6 plus 7 13. So answer is 6:13. So that's the right answer. So although it's a question on parallelogram, but it's an application of similarity. Likewise, majority of the questions you will see will it'll look like कि okay ये हमारा पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, बट सॉल्व होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे फिर से ये पैरेलल दे रखा है हमें, राइट. दीज टू आर पैरेलल. अब अगर ये पैरेलल है हमारे पास और तो ये ट्राइंगल फिर से हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये, और ये एंगल इसके बराबर. तो ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROS. तो PO अपॉन OS विल बी सेम एज QO अपॉन OR. और PO कितना है हमारा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा PO कितना है हमारे पास 13x minus 31 अपॉन OS कितना है x minus 2 is equal to OQ is x plus 5 अपॉन 1. अब ये थोड़ा एल्जेब्राइक हो गया, ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो रहा है. 13x minus 31 is equal to x square plus 5x minus 2x minus 10.
which will finally give me x square plus 3x माइनस ये 3 और फिर 13 उधर आ जाएगा -13x -10 प्लस 31 इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक मैंने बना दिया। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 21 -10 एंड प्लस या -10 एंड प्लस 31 -20 प्लस 21 इक्वल टू 0 ना। इसके जो वैल्यूज आएंगी वो आएगा 7 और 3। 7 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों हम ले सकते हैं क्योंकि 3 - 2 भी 1 ही होता है। हाँ 3 भी ले सकते हैं। सो बोथ आर पॉसिबल, बोथ 1 और 2। सो आंसर इज बोथ 1 और 2, थर्ड ऑप्शन। Simply applying property of similarity, although it's a trapezium, but again, as I said, we are using similarity to solve it. Okay, let's move on to the next. They're saying ABCD is a square and PBC is an equilateral triangle. If PQ is perpendicular to DQ, find the angle of DPQ. Angle DPQ निकालना है हमें। देखो ऐसे क्वेश्चन कैट में बहुत आ चुके हैं। Where टू रेगुलर पॉलीगन्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों रेगुलर पॉलीगन्स हैं। एक रेगुलर पॉलीगन ऐसा फिगर होता है जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सारी साइड इक्वल होती है। अब अगर ये दोनों एक साइड शेयर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो इन सब की साइड्स इक्वल हो गई। माना ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए मतलब डीसी भी ए है। अब आप क्योंकि पीबी बीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी है तो पीबी भी ए हो जाएगा और पीसी भी हो जाएगा। बस ये नोटिसेबल चीज है। तो हमारे पास पीसी और डीसी बराबर हो गए, विच इज ए। अब जैसे ये हो गया, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमारा एंगल पीसीडी होता है 90, स्क्वायर का एंगल माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 30। तो ये एंगल 30 आ गया हमारे पास। और एंगल हमारे पास सीपीडी, सीपीडी कितना आएगा? सीपीडी आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एंगल सीडीपी और वो आ जाएगा 180 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 75। ये 75 आ गया। हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो हमारे पास 75 आ गया। अब देखिए ये 60 है, ये तो ये 30 होगा, ये 90, ये 30 सॉरी ये 60 होगा। तो एंगल CPD इज CPQ। CPQ हो गया हमारे पास 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, ट्राइंगल में एंगल्स का सम ढूंढ रहे हैं हम। और CPD आ गया हमारा 75। ये आ गया 75। 80 माइनस 180 माइनस 30 इज 150 डिवाइडेड बाई 2 इज 75। और जो हमें एंगल निकालना है वो हमारे पास हो जाएगा फिर 75 माइनस 16 विच इज 15 डिग्री इज द आंसर। तो ये पूरा हमारे पास 75 है। 75 में से 60 माइनस करोगे तो 15 डिग्री रह जाएगा। दैट्स द राइट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं कैट में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसका ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अब बोल रहे हैं एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, डीएफ हमें 20 दे रखा है, सीई हमें 30 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अब देखो, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, उसमें ये बताया था कि अगर हमारे पास एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं तो इनका एरिया रेशियो हाफ होता है। तो अगर मैं डीई को ज्वाइन कर दूं तो ये मुझे एक ऐसा ही एक सेटअप मिल गया जहां पे ईडीसी एक ट्राइंगल है। ईडीसी का एरिया मैं निकाल सकता हूं। ट्राइंगल ईडीसी का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस है सीई, अगर डीएफ हाइट है तो उसका बेस सीई होगा। सीई हमें दे रखा है 30 और हाइट डीएफ भी दे रखा है 20। तो ये आ गया हमारे पास 300। अब मुझे पता है ईडीसी टू एबीसीडी जो एरिया रेशियो है वो है हाफ ट्राइंगल टू पैरेललोग्राम। सो अगर ईडीसी 300 है तो एबीसीडी हमारा उसका डबल हो जाएगा, which is 600. 600 is the right answer. So applying that property, I can do it very, very easily.
बट उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा, डीई को ज्वाइन करके वो सेटअप बनाना पड़ेगा जहां ट्राइंगल और रेक्टेंगल सेम बेस पे आ जाए। और इसको एक और तरीके से हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हम देखें कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। अब अगर ये इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। कौन कौन से? तो ई सी अपॉन सी डी इज सेम एज बी सी अपॉन एफ डी। तो ये है एफ डी, सॉरी माय बैड। तो सी एफ नहीं, एफ डी है, एफ डी अपॉन एफ डी इंटू ई सी। एफ डी की वैल्यू है हमारे पास, एफ डी दे रखा है हमें 20 और ई सी दे रखा है हमें 30, तो सीधा वो 600 आ गया। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, बट वो पहले वाला जो मेथड है वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप उसको स्पॉट कर पाओ तो थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। बट पीपल आर्ग्यू कि सर ये नहीं हो पाया तो हम कैसे करेंगे? नहीं कर पाया तो हम फिर सिमिलैरिटी का यूज करके इसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा और लंबा मेथड है। बट दिस इज हाउ यू कैन इजिली डू दैट। ओके, लेट्स डू अनदर वन। यहां पे बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर व्हेन हाफ बाय फोल्डिंग इट एट अ मिड पॉइंट ऑफ इट्स लॉन्गर साइड रिजल्ट्स इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, ये कह रहे हैं when half by folding it midpoint of the longer side। सपोज मैं इसे L ले रहा हूं, इसको B ले रहा हूं और लॉन्गर साइड L ले रहा हूं, L ग्रेटर देन B। कोई ना कोई तो लेनी है, मैंने L ग्रेटर देन B ले रखा है। अब इसका मिड पॉइंट इधर होगा कहीं, राइट? अगर देखा जाए ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे करके ऐसे 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 ऊपर फोल्ड कर दिया, तो ये एक फिगर बनेगा हमारा जो मैं अब बना रहा हूं। फोल्ड करने के बाद ये फिगर बन गया। तो ये तो डेफिनेटली L/2 है और ये साइड क्या बनेगी? ये बनेगी B। अब ये कह रहे हैं कि whose longer and shorter sides are in the same proportion as the longer and shorter sides of the original। वो देखो, तो ओरिजिनल लॉन्गर टू शॉर्टर क्या थी? L/B। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको मैं L/2 अपॉन B तो नहीं ले सकता, तो इसका मतलब यहां अब लॉन्गर साइड B बनेगी और शॉर्टर साइड, क्योंकि L/2/B और L/B कैसे बराबर हो जाएंगे? दैट्स लाइक देख खुद ही सोचो, L/B कैनॉट बी सेम एज L/2/B, बट वहां इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब जो लॉन्गर साइड बनेगी वो B बनेगी, तो B अपॉन L/2 ये रिलेशन आएगा। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां से मिल गया L²/2 इक्वल टू B², ये एक रिलेशन मिल गया। वो कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल? एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल है B इंटू L/2, राइट? तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? L² इज इक्वल टू 2B², तो L आ जाएगा इक्वल टू √2B, √2B। तो B इंटू √2B बाय 2। If the shorter side of the original rectangle is 2, तो B की वैल्यू हमें 2 पता है, राइट? तो 2√2B बाय 2, √2B/2 है। और हमें पता है कि B की वैल्यू क्या है? 2, तो ये बन जाएगा 2√2 इज द आंसर। सो आंसर इज 2√2, दैट बिकम्स द राइट आंसर, राइट? सो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है, आपको फिगर समझना है कि अब नेक्स्ट में B विल बी द लार्जर साइड एंड L/2 विल बी द स्मॉलर साइड, और वो फोल्ड कर रहे हैं ऐसे करके, राइट? दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 12। पेरीमीटर 12 है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, तो ये सब 3 हो जाएंगी। बट इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हमें याद रखना पड़ता है। इज ए, तो एरिया इसका है 4√5 और एरिया होता है ½ D1 D2 विच इज 4√5, ये भी मैंने आपको बताया था।
तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है कि ये पूरा डायगोनल, सपोज ये बड़ा डायगोनल है D1 और ये है D2, एंड डायगोनल्स क्या होता है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये हो जाएगा D1/2 और ये हो जाएगा D2/2। तो D1/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, ये 90 होता है। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, ये मैंने आपको बताया था। D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये कुछ रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब ये रिजल्ट आ जाने के बाद हमें ये समझना है, ये बन गया D1² / 4 प्लस D2² / 4 इज इक्वल टू 9। और D1 D2 बन गया, D1 D2 है हमारे पास यहां से 8√5, राइट। एंड D1² प्लस D2² आ जाएगा, D1² प्लस D2² आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। अब एलजेब्रा यहाँ पे यूज करके हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें निकालना है सम। तो सम निकालना है तो हम ये यूज कर सकते हैं, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D1² प्लस D2² प्लस 2D1 D2, विच विल गिव मी 36 प्लस 2D1 D2, मतलब 2 इंटू 8√5। So this will finally give me 36 plus 16√5। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब अंडर रूट लेने के लिए मुझे ये समझना है कि मैंने आपको एल्जेब्रा में कवर करवाया था कि इसका होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB फॉर्म में। तो अगर वो हम कर लें जल्दी से तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 तो चाहिए ही चाहिए हमें, 5 प्लस 39, 2√5, 4 5 16, या 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2√5। ऐसे अगर ब्रेक करें तो ये 2AB वाली टर्म होगी, 2AB, और ये देगा हमें A² प्लस B²। तो A है हमारा 4 का स्क्वायर 16, B है हमारा 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, राइट, ये 4 का स्क्वायर है, एंड प्लस दिस। तो ये मिल जाएगा मेरे पास 16 प्लस 20, देख रखे हो आप, 36 बन रहा है। तो अगर ये 36 बन रहा है तो ये बन गया 4 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। तो D1 प्लस D2 इसका अंडर रूट आ जाएगा, विच इज 4√5। 4 प्लस 2√5 इज द फाइनल आंसर, और सम ऑफ डायगोनल्स चाहिए। तो ये हम यूज कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये इतना आसान नहीं होता सोच पाना, राइट। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका हमारे पास बहुत सिंपल है। हमारे पास D1 D2 है 8√5, राइट। अब बस हमें ये समझना है इसको 8√5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं सम देख रहा हूं, और वो 3 का स्क्वायर 36 बनना चाहिए, तो अगर मैं एक को 2 लेता हूं और एक ट्रायंगल को लेता हूं 4√5, तो इनके स्क्वायर का सम अगर हम देखें, राइट, इसके स्क्वायर का सम हम अगर देखें, देखो 2 इंटू 2 4√5 हमारा 8√5 बनता है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, नंबर सप्लाई करना चाहिए, आसान हो जाता है। इसका स्क्वायर होगा 4 और इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 5 इंटू 16 80, 16 5 80। तो आंसर ये नहीं होगा, राइट। सो 2 एंड ये नहीं होगा। तो अगर मैं एक 2 लेता हूं, एक डायगोनल लेता हूं 2, और दूसरा लेता हूं सपोज 2, नहीं 2 नहीं, 4 लेता हूं और एक लेता हूं 2√5, 4 एंड 2√5। आप देख सकते हो 4 इंटू 2√5 भी 8√5 बनता है।
तो 2 और 4 रूट 5 देख के देख लिया, 4 और 2 रूट 5 देखता हूँ, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 20, ये बनता है 36। जैसे ही मुझे ये दिखा तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 4 प्लस 2 रूट 5, दैट इज सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? दीज मेथड्स आर गुड मेथड्स, दीज आर नॉट बैड मेथड्स, राइट? ये तुक्का नहीं है, ये इसे हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, राइट? कुछ लोग इसे मतलब ये कुछ भी आप कह सकते हो, जुगाड़ भी बोल सकते हो, राइट, एज पीपल से, बट दीज आर लॉजिकल मेथड, दीज आर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, लुकिंग एट द नंबर्स, नॉट गोइंग टूवर्ड्स अलजेब्रा, विच इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसी को स्मार्टनेस भी बोल सकते हो आप, राइट? तो ऐसे सोचते रहना चाहिए, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। राइट, अब वो कह रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस विद डायगोनल्स 12 एंड 16। एक रोम्बस है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है, रोम्बस के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है, रोम्बस के अंदर सर्कल है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस विद डायगोनल 12 एंड 16। एक इसका डायगोनल 12 है, एक 16 है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको फिगर बनाएं तो ये हो जाएगा, तो एक ये 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, या वाइस वर्सा। अब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ट्रिपलेट लगाएं तो ये साइड 10 हो गई, सपोज ये ABCD है तो 10 हो गई। हमें निकालना है एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू रोम्बस। रोम्बस का तो पता है, हाफ इंटू 12 इंटू 16। सर्कल के एरिया के लिए हमें उसका रेडियस चाहिए। अब मुझे पता है टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, और ये तो ये रेडियस चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है, एरिया इक्वल करके 8 इंटू 6 इज इक्वल टू रेडियस इंटू 10। हाफ, से दिस इज AM इंटू MD इज सेम एज हाफ AB इंटू MN, ये पॉइंट N ले लेते हैं, तो उसको यूज करके आता है, ये बहुत बार कर चुके हैं। तो रेडियस इसका आ गया 4.8, तो पाई इंटू 4.8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इंटू 48/48 इंटू 48 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 12 इंटू 16, राइट? सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। 16 ये तो 3 टाइम्स चला गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 24 हो गया, तो 24 पाई बाय 100, इसकी आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, सो दैट विल बी द राइट आंसर, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। If a trapezium ABCD where AB is parallel to DC, BC is perpendicular to DC, BC is perpendicular, मतलब BC ये है, is perpendicular to DC, DC बड़ा है 5 है, BC, right, AB is parallel to DC, this is B, this is C, BAD, BAD is 45, तो ऐसा कुछ होगा, BAD ये A है, दिस इज 40। फिगर सही से बनाना बहुत जरूरी है। ABCD 45, BC हमें 4 दे रखा है, DC 5 दे रखा है। द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, तो हमारे पास हाइट है, बस AB की लेंथ चाहिए। अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैट में ऑल दो कैट का ही क्वेश्चन है। सपोज यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 5 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब 90 45 45 वाला ये ट्राइंगल बन गया, जिसकी साइड्स का रेशियो होता है 1:1:√2। तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4√2 है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब हमें मिल गया ये आपके पास, ये वाली साइड मिल गई 9, तो एरिया हो जाएगा हाफ 9 + 5 × 4, 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर। सो वेरी इजिली वी कैन अप्लाई दिस। कैट का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई किया, सॉरी प्लेन ज्योमेट्री 90 60 30 वाला 90 45 45 वाला ट्रायंगल हमने यूज किया, राइट, उसको यूज करके हम आंसर दे पाए, राइट. Now let us move on to the next question. Now it says that point EFGH lie on the sides of AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD. EFGH is also a square. They are saying EFGH is also a square whose area is 62.5%, which is 5/8 of that of ABCD, and CG is longer than EB, then the ratio of the length EB to that of CG is. Now in such a question it is imperative how you draw a figure. आप फिगर कैसे बनाते हो ये बहुत जरूरी है. तो अगर मैं ABCD एक स्क्वायर बनाता हूं पहले, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D. तो वो बोल रहे हैं कि E lie on AB, okay, E lie on AB and EB is CG is longer. तो G इधर होगा एंड E इधर होगा. Then that is when CG is greater than EB. मिड पॉइंट पे नहीं है, मिड पॉइंट पे होता तो एरिया हाफ 50% होता है, ये मैंने बताया था. तो इसमें ऐसे बन रहा है. तो यहां से जो यहां तक लेंथ है, राइट, और ये एक छोटी लेंथ है, वही इतनी होगी और वही ये होगी, ठीक है. मतलब अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये B है तो ये भी B होगा, तभी साइड इक्वल बनेंगी. तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ऐसे ही 4 पॉइंट चाहिए हमें. तो आप देख सकते हो A से ये दूर पे ये एक इधर वाला पॉइंट होगा और एक ये इधर होगा. A से ये पॉइंट दूर की तरफ है, B से ये पॉइंट दूर की तरफ है, C से ये पॉइंट दूर की तरफ है, D से ये. तो ये ऐसे बनेगा फिगर, तब जाके आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे. दिस इज हाउ द स्क्वायर इज फॉर्म. नाउ व्हाट इज द, अगर हम इसको पूरा उसी हिसाब से देखें जो मैं बता रहा था कि ये A है, ये B है, ये A है, ये B होगा, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है. सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. सो जो बाहर वाला स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर. एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर. बाहर वाला स्क्वायर ABCD, उसकी साइड है A + B का होल स्क्वायर. इसका 62.5% मतलब 5/8 इज द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर. अब इसकी जो साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम से आएगी √(a² + b². हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द रेशियो ऑफ EB to CG. हमें B/A निकालना है. इसका 5/8 इज एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर विच इज इसकी साइड ये है उसका स्क्वायर. अब ये सॉल्व करना बहुत ही अलजेब्राइक प्रोसेस, बहुत लंबा होने वाला है, जिसे मैं कर तो सकता हूं लेकिन इट विल टेक टाइम. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं करके पहले आपको दिखा देता हूं. तो ये बन जाएगा A² + B² + 2AB × 5 is equal to 8A² + 8B², which will ultimately give me 3A² - 10AB - 7B², 3B². ये 5 हो जाएंगे दोनों और ये 10 हो जाएगा उधर इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं. -9AB - AB - 3B² = 0. यहाँ से मैं 3A कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा A - 3B, और यहाँ से अगर मैं -B कॉमन लेता हूँ तो बनेगा A - 3B. सो अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा 3A - B = 0 एंड A + 3B = 0. A - 3B = 0. ये दो मिल गए. अब हमें ये देखना निकालना क्या था, मैंने बोला B/A, और B छोटा है तो यहाँ से B/A आएगा 3 और एक जगह से आएगा 1/3. सो आंसर हैज टू बी 1:3. दो आंसर आ रहे हैं 3:1, 1:3, बट
सिंस b इज स्मॉलर देन a जो मैं लेके चल रहा हूं, सो आंसर हैज टू बी 1:3 हमारे ऑप्शन में है। अब इतना लंबा प्रोसेस करना, एल्जेब्राइक प्रोसेस लगाना, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये सब चीज़, क्योंकि पेपर है, इतना समय व्यर्थ करना कोई अकलमंदी नहीं है, राइट। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, देखो 1:3, और ये किसका रेशियो है, बी और ए। तो ए को अगर मैं 3 लेता हूँ और बी को 1 लेता हूँ, तो बाहर वाला स्क्वायर हो गया 4, बाहर वाले स्क्वायर की साइड हो गई 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अंदर वाले स्क्वायर की साइड आ गई √3² + 1 स्क्वायर विच इज √10, और तो उसका स्क्वायर हो गया √10 का स्क्वायर 10। अब आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये जो नया स्क्वायर बन रहा है जिसका एरिया 10 है, क्या ये 16 का 5/8 लाइक 62.5% है या नहीं है। 16 इंटू 5/8 क्या होता है, 10 होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। वेरी इजली आई डू इट, सेकेंड्स आई कैन डू इट, आई हैव द ऑप्शन, व्हाई विल आई डू द अदर थिंग, राइट। एल्जेब्रा करने के लिए अच्छा होता है, पढ़ने, सॉरी एल्जेब्रा वैसे पढ़ने के लिए अच्छा होता है अगर किसी को इंटरेस्ट है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में इतना एल्जेब्रा लगाना कोई अकलमंदी नहीं। ऑप्शंस हैं हमारे, हम क्यों ना यूज करें उसको। तो मैंने बी और ए का जो पार्ट रेशियो दे रखा है 1 और 3, तो मैंने बाहर वाले स्क्वायर की साइड 4 ले ली, 4 का स्क्वायर 16, अंदर वाले की स्क्वायर हो गए, अंदर वाले स्क्वायर की साइड हो गई √10 √3² + 1 स्क्वायर, √10 का स्क्वायर हो गया 10, अंदर वाले का एरिया 10, बाहर वाले का 16, जो कि 62.5% यानी कि 5/8 है। तो ये राइट नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन लेते, दूसरा ऑप्शन में साइड 11 लेते, 11 का स्क्वायर 121 लेते, फिर √3² + 8 स्क्वायर बनता, उसका स्क्वायर लेते, फिर देखते वो 5/8 है या नहीं है। बस इतना करना है। जहाँ ऑप्शन हमारा पहला था ये एक इत्तेफाक की बात है, चौथा भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जो हमने ये प्रोसेस किया अलजेब्रा वाला, उससे समय कम ही लगेगा और इजीली हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Next question में they are saying there are two squares S1 and S2 with areas 8 and 9 units respectively. S1 is inscribed within S2 with one corner of S1 on each side of H2. ओके, सो हमारे पास बाहर वाला स्क्वायर S2 है, उसका एरिया 9 है, यानी कि साइड उसकी 3 होगी, और एक अंदर वाला है जिसका, जो कि अगेन ऐसा ही फिगर है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया है। सो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, राइट। और इसका एरिया 8 है, राइट। द कॉर्नर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर डिवाइड्स द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर इनटू 2 सेगमेंट्स, वन ऑफ द लेंथ इज ए, अदर इज बी, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, राइट। अगेन ये हमारे पास अगर हम बनाएंगे सिमेट्रिकली तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, बी बीइंग ग्रेटर देन ए, वेरी सिमिलर टू द फिगर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी बाई ए, जैसे हमने पहले निकाला था अब भी वही निकालना है, बट यहाँ ऑप्शंस का ना रेंज दे रखा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब इन क्वेश्चंस के लिए फिर आपको प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस क्या है, हमारे पास बाहर वाले का एरिया हमें दे रखा है 8, यानी कि a + b का होल स्क्वायर इज 8, और अंदर वाले का साइड बन जाएगा a² + b²। तो √(a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाहर वाले का 9 है, सॉरी, अंदर वाले का 8 है, तो a² + b² आ गया हमारे पास 8 आ गया, और a² a + b आ गया 3। अब अगेन हमारे पास a² + b² है, a + b है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगेन, या निकालना है बी बाई ए। सो ये एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 9, यहीं पे रख लेते हैं। a² + b² + 2ab हमारे पास हो गया 9, और a² b² की वैल्यू क्या है हमारे पास, विच इज 8, 8 इक्वल टू 2ab प्लस 8 + 2ab इक्वल टू 9, तो 2ab आ जाएगा 1,
तो ए बी आ जाएगा 1/2, या 2ab रहने दो, 1 आ गया। अब क्या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ? ये मुझे पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने एक्सपेंशन से अलजेब्रा में करा रखा है, देखो अलजेब्रा यूज होता ही है कहीं ना कहीं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज 9 माइनस 4ab, और 2ab 1 है तो 4ab 2 होगा, 9 माइनस 2, माइनस सॉरी 4, हाँ 2, तो ये आ जाएगा 7। a माइनस बी आ गया हमारे पास 7। अब a माइनस बी 7 है, a प्लस बी 3 है, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार और मैं देख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 2ab हमारा 1 है तो 4ab 2 होगा, 9 माइनस 2 इज 7। ओके, तो a प्लस बी हमारे पास आ गया 3 और a माइनस बी आ गया हमारे पास √7। तो ये डेसिमल में जाएगा, अगेन हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस √7/2, ये आ गई a की वैल्यू। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, किसकी वैल्यू है, ऐड करेंगे तो a की वैल्यू आ गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 3 माइनस √7/2। तो हमें निकालना है b/a हो जाएगा 3 माइनस √7 अपॉन 3 प्लस √7, दिस विल बी b/a। b/a will be 3 minus √7 upon 3 plus √7। अब हम अगर रैशनलाइज भी कर दें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा दैट वी हैव टू फाइंड। जस्ट अ मिनट, बी इज ग्रेटर, ग्रेटर वाला, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत कर दी है यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b आएगा, एक मिनट, यहाँ b माइनस ए लेना पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, b माइनस ए आएगा क्योंकि b इज ग्रेटर, b ग्रेटर है इसलिए b माइनस ए ले रहा हूँ मैं, बस ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। तो a हो जाएगा हमारा 3 प्लस √7 और b हो जाएगा हमारा 3, b इज बिगर, तो b हमारा बिगर वैल्यू है, हाँ तो 3 सही है, सही है, तो 3 प्लस √7 इज द वैल्यू ऑफ b, तो ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे। ठीक है, सो जस्ट b माइनस ए कर लो, आपके पास इजीली आ जाएगा a प्लस b माइनस ए। तो जब हम ऐड करेंगे तो 2b आएगा 3 प्लस √7, डोंट बी कंफ्यूज। सो b आ जाएगा 3 प्लस √7/2, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा 3 माइनस √7/2। तो हमारे पास b/a आएगा 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7। इंटरचेंज करेंगे, b इज ग्रेटर देन a इसलिए मैंने b माइनस ए किया है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। रैशनलाइजेशन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 प्लस √7 से, सॉरी 3 प्लस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और नीचे आ जाएगा 9 माइनस 7 विच इज 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 प्लस √7 का स्क्वायर, तो दैट इज 9 प्लस 7 प्लस 2, 6 √7/2, तो ये आ जाएगा 16, दैट इज 8 प्लस 3 √7, 8 प्लस 3 √7। अब √7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 2 से बड़ी, 2.5 के आसपास, 2.6 के आसपास, तो 3 इंटू 2.6, 3 इंटू 2.6 विल बी, या आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो इसके लिए क्योंकि हमारे पास ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है। तो राइट, 3 इंटू 2.6 विल बी 5.2, नो नो सॉरी माय बैड, it will be 8.4, 8.4 plus 8 is 16.4, so 16.4, so answer will be fourth option, 14 से बड़ा 17 से कम। इस क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसको अप्रॉक्सीमेशन से कर पाना थोड़ा सा
मुश्किल रहेगा, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ दे सेइंग ABCD इज अ रेक्टेंगल, x एंड y ABCD एक रेक्टेंगल है. Then they're saying x and y are points on the sides AB and BC respectively. X is on AB and y is on BC. If the area of triangle DAX, YCD, YCD and XBY, XBY, ये 3 है. सबसे पहला कौन सा है? DAX, which is 5. This is 4. So what is the area of rectangle? Now guys, it is very very important for us to understand that this question has a lot of variables. अगर हम इसको मेथड से करना चाहें, सपोज ये L है, राइट? तो ये भी L है, और ये बहुत सा एरिया है, ये L है, ये B है, ये सपोज ये X है, ये Y है, राइट? देन ये 2 पॉइंट हैं, ये A है, ये B है. सो लॉट ऑफ ये X प्लस Y है. सो लॉट ऑफ वेरिएबल्स विल बी यूज्ड. तो दिस क्वेश्चन इज मेंट टू बी लेफ्ट अगर आप इसे कन्वेंशनल मेथड से करना चाह रहे हो. वो मैं इस क्वेश्चन में बता भी नहीं रहा हूं. एक बात तो तय है कि एरिया 12 से ज्यादा होगा, तो 12 से ज्यादा 2 ही ऑप्शन है, 20 और 16. ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है. ऑल्दो मैं मेथड सबके बता सकता हूँ. देखो, हमें निकालना है, पहले हम निकालेंगे हाफ x इंटू एल इक्वल टू 5, हाफ y इंटू ए इक्वल टू 3, हाफ x प्लस वाई इंटू बी इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल. वेरिएबल कितने? इनफैक्ट 4 है, और इक्वेशन हमारे पास 3 है, राइट? फिर हमें एक रिलेशन और कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, वो जो कि लंबा प्रोसेस है. तो इससे बेटर ये है कि हम एक रिलेशन और है कि a प्लस बी है ये, तो एक वेरिएबल कम हो गया. या तो 3 इक्वेशन, फिर भी 4 वेरिएबल हैं. 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल. लेकिन हमें आंसर भी चाहिए. हमें चाहिए एरिया, तो एरिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई. तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सबकी कैटेगोरिकली वैल्यू चाहिए हो सकता है हम x और y को a और b के टर्म्स में निकाल सकें, तो फिर हमारे पास एरिया आ जाए. सॉरी. तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे. अब इसको दूसरा तरीका करने का ये है कि पहला ऑप्शन मेरे पास 20 है. अब 20 अगर मेरा एरिया है, तो 20 कैसे बन सकता है एरिया? अगर मैं क्लोजेस रखूं 5 इंटू 4, तो मेरी बड़ी साइड 5 है, छोटी साइड 4 है. अब मुझे सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो एरियाज हमें दे रखे हैं 5, 3 और 4, ये फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं. सो अगर मैं इसे 5 लेता हूं, सो हाफ 5 सपोज इंटू बी इज 4, राइट? सो तो बी इंटीजर नहीं आ रहा है, तो उल्टा कर देते हैं. सपोज ये मैं 4/5 कर लेता हूँ, 4 इंटू 5, और मैं इसको 5 ले लेता हूँ, राइट? हाफ, सॉरी ये 5 दे रखा है हमें, तो मैं इसको 5 लेता हूँ. सो हाफ 5 इंटू एक्स इज 5. तो यहाँ से x2 आता है, x2 आता है, तो y भी 2 होगा, y2 होगा. नाउ हाफ 2 इंटू ए मेरे पास आता है 3, तो A3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये मैं पूरे 5 ले रहा हूँ AD को, तो B2 हो जाएगा. अब B2 हो जाएगा, और x प्लस वाई मेरा 4 है. अब बस ये देखना है कि ये एरिया 4 बनना चाहिए. तो हाफ 4 इंटू 2 4 बनता है. सो दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर. So I'm just assuming values and doing it. So this question can be done, but if you assume values, right?
आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन. सो मैंने देखा कि 20 एक एरिया हो सकता है या 16 हो सकता है. मैंने 20 से शुरू किया. अब दो आंसर नहीं हो सकते हैं. तो अब इसका एरिया 5 था और एरिया मैं 20 ले रहा हूँ रेक्टेंगल का, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज 20. तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि ये 5 है ना, तो 5 कैसे कैंसिल होगा. मैंने एडी को 5 ले लिया. तो एडी को जैसे ही मैंने 5 लिया और फिर ए बी मेरा 4 हो गया. ए बी 4 हो गया. अब यहाँ पे लॉन्गर शॉर्टर कुछ डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए एडी को 5 ले लिया मैंने. वो फिगर ऐसे दिख रहा है तो डोंट गो बाय द फिगर, इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल. सो हाफ एडी तो 5 ले लिया मैंने, 5 और ये एक्स, ये बेस, हाफ बेस इनटू हाइट, ये मेरे पास बना 5. तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई. एक्स की वैल्यू जैसी 2 आ गई और मैं ए बी को 4 लेके चल रहा हूं, तो वाई भी 2 हो गया. तो अब इसका एरिया मैंने देखा एक्स बी वाई का एरिया देखा, तो क्या है, हाफ एक्स बी वाई का एरिया 3 है. हाफ 2, 2 निकाल चुका हूं मैं, इंटू ए, ये ए इज 3. तो ए 3 आ गया. ए जैसे ही 3 आ गया तो बी मेरा फिर 2 आ गया. अब बस मुझे ये वेरीफाई करना है डी वाई सी का एरिया 4 बनना चाहिए. और ये साइड मैंने 4 ली है और ये 2 ली है, और एरिया होगा हाफ 4 इंटू 2 विच इज 4. जैसे ही ये बन गया, सो 20 इज द राइट आंसर. अगर ये नहीं बनता फिर मैं 16 वुड हैव बीन द राइट आंसर, राइट. या फिर कोई और कॉम्बिनेशन देखना पड़ा, बट हाईली अनलाइकली 4/5 ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट फिर होगा 2 इंटू 10 विल बी हाईली अनलाइकली, राइट. दो सेपरेट बहुत दूर दूर वैल्यूज हैं, ऐसा सिमेट्रिक फिगर की एरिया 5 हो, इस तरफ 4 हो, ऐसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट. सो ये थोड़ा सा इंट्यूटिवली हमें ही करना पड़ेगा. ऐसे इसके लेंथ अगर हम अलजेब्रा से जाएं तो आई कैन डू इट, बट वेरी लॉन्ग प्रोसेस, देन इट्स मेंट टू बी लेफ्ट. चलिए नेक्स्ट. Okay, now it says that ABCD is a quadrilateral. The diagonals of ABCD at intersect at point E. The area of triangles APD and BPC is 27 and 12. The area of triangles APB and CPD are equal, then area of, okay. ये हमें एक दे रखा है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है. कह रहे डायगनल्स इंटरसेक्ट एट P. एरिया ऑफ एपीडी कितना है, 27. एरिया ऑफ बीपीसी इज 12. ओके, बीपीसी इज 12, एपीडी इज 27. व्हाट आर दे आस्किंग. वो कह रहे हैं कि अगर एपीबी का एरिया x है और सीपीडी का भी x है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ इधर फिर से ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी लगनी है. मैंने आपको बोला था एक वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉप करें लाइन, तो जो एरिया का रेशियो होता है वही इन दोनों बेस रेशियो होता है. तो डीपी इज टू पीबी इज 27/x. एरिया रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल इज सेम एज द एरिया रेशियो ऑफ द बेस. सिमिलरली यहां पे ये सीपी जा रही है लाइन, तो यहां पे भी आपके पास डीपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू x/12, सेम बेस का रेशियो, राइट. अब ये आ गया तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं और x की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 27 इंटू 12 विच इज 9 इंटू 36. तो x हो जाएगा 3 इंटू 6, दैट इज 18 इज द राइट आंसर. इसकी प्रॉपर्टी बना के भी देते हैं कुछ लोग, जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एरिया यूज करो. कितने रिजल्ट्स याद करेंगे हम बनाने के लिए, तो मैं आपको कितने भी रिजल्ट बना के दे सकता हूँ, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज हाउ द प्रोसेस इज, एंड द प्रोसेस ये होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. A quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is to CD is 2:1, BC is to AD is 5:4, AC and BD intersect at a point E, then AE and CE is equal to. एक सर्कल के अंदर एक हमारा पैरेललोग्राम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है ABCD. ABCD जो कि इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर. AB is to CD 2:1 है,
तो ये 2x है, तो ये x है। ए बी इज टू सी डी, अब देखने में छोटा बड़ा हो सकता है, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है। बी सी इज टू ए डी इज 5:4, तो ये 5y है, तो ये 4y है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। हमें निकालना है ए ई इज टू सी। जहां रेशो की बात हो रही है वहां सिमिलैरिटी की बात तो जायज है, राइट। अब अगर हम बात करें, ये एंगल इसके बराबर है, कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगाते हैं। डी सी सरकमफ्रेंस पे इधर एंगल थीटा बना रही है, तो इधर भी थीटा ही बनाएगी। ये भी ऐसे ही ए बी कॉर्ड यहाँ अल्फा बना रही है, तो यहाँ भी अल्फा बनाएगी। ऐसे ही डी सी कॉर्ड का हो गया। ऐसे ही ए डी कॉर्ड यहाँ पे अगर एक्स बनाएगी तो यहाँ भी एक्स बनाएगी, और यहाँ पे अगर वाई बनाएगी पीछे पर, तो ये भी वाई। तो देखा जाए तो दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle DCE, and triangle AED is similar to triangle AED is similar to BEC। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए बी अपॉन डी सी इज सेम एज बी ई अपॉन सी ई is same as AE upon DE, and here it will be AE upon BE. AE upon BE is same as ED upon EC is same as AD upon BC। हमें रेशियो किसका चाहिए? AE और CE का। AE और CE का रेशियो चाहिए। AB और DC पता है हमें, AB और DC पता है, और DE। अच्छा, तो DE है AE अपॉन, ओके। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या गिवन है। लेट्स लुक एट इट। AB 2x है, DC x है, और DE हमें DE नहीं पता है, BE और BE भी नहीं पता है। एक बार और देख लेता हूँ क्या हमने सही लगाया है। ABE इज सिमिलर टू DCPEC। ओके, ये प्रॉब्लम कर दी, नहीं DCE ठीक है। एंड AED इज सिमिलर टू BEC, राइट, बिल्कुल सही है। ओके, हमें चाहिए AE और CE। AE कहाँ से आएगा? AE यहाँ से आएगा, और AE और CE यहाँ से आएगा, CE यहाँ से आएगा, ठीक है। तो AE आएगा, अगर मैं इन दोनों को यूज करूं, इट विल बी AB DC इंटू DE, और अगर हम CE निकालें इन दोनों को यूज करके, तो CE आएगा AD अपॉन BC इंटू, सॉरी, CE आएगा BC अपॉन AD इंटू DE। ये दोनों आ गए। अब ये आने के बाद हमें निकालना है AE अपॉन CE। ना AE अपॉन CE बनेगा AB कितना है? AB है 2x, 2x, और DC कितना है? DC है x इंटू DE अपॉन BC कितना है? BC है हमारे पास, BC है 5y अपॉन 2y इंटू DE। ये आ जाएगा।
ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, राइट. सो आंसर विल बी 4 बाय, जस्ट ये 4 है, सॉरी, 4 4 बाय, so 4 बाय, तो इट विल बी 8:5. 8:5 is the right answer. So little tricky, little काफ़ी इसमें हमें मेहनत करना पड़ा सिमिलैरिटी को देखने में, बट इवेंचुअली होगा ये सिमिलैरिटी से ही है. तो इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी भी लग रही है क्वाड वाली, और जनरली हम सिमिलैरिटी लगा के भी इसको सॉल्व कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is 9, BC is 6. P and Q are 2 points on BC. P and Q are 2 points on BC. Such that areas of ABP, APQ, and the trapezium are in the geometric progression. If the areas of the figure, if the area of the figure ABCD is 4 times, so if the area of the figure ABCD is 4 times the area of triangle ABP, then BP is to PQ is to QC is, right. Okay, guys, इसके so let's move on to the last case, last question. No, second last. Right. The length of all 4 sides of a quadrilateral are integer valued. Length of all 4 sides of a quadrilateral are integer values. If 3 sides are this, अगर मैं quadrilateral के 3 साइड लेता हूँ 1, 2 and 4, then the total number of possible lengths of the 4 side is. Now आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास एक quadrilateral है ABCD, तो कोई सी भी साइड, चाहे वो लॉन्गेस्ट भी हो, वो बाकी 3 साइड के सम से छोटी होगी. या देखो, ये अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा तो ये हमेशा, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू है DC और AB, अगर मैं इन तीनों को स्ट्रेट कर दूं ऐसे ऐसे, तो ये इन तीनों का सम हमेशा लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा होगा. तो लॉन्गेस्ट साइड, और इस जो भी ये लॉन्गेस्ट साइड है इन अ क्वाड्रिलेटरल, वो बाकी तीनों साइड के सम से छोटी होगी, अदर 3. ये आप देख सकते हो विजुअली, राइट. अब यहां पे लॉन्गेस्ट साइड एक या तो अननोन हो सकती है या 4 हो सकती है. तो लॉन्गेस्ट साइड x जो है दैट विल बी लेस देन 7, एंड 4 अगर है, और 4 विल बी लेस देन, 4 विल बी लेस देन x प्लस 3. तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 1. सो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो x 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है. सिंपल, ये कैट का ही क्वेश्चन है. अगर आप विजुअली थोड़ा सा भी सोचो, अब ये नई सी चीज आ गई, आप सोचोगे सर ये प्रॉपर्टी नहीं बताई. प्रॉपर्टी ऐसे कितनी बताएंगे, थोड़ा सा वहां पे इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है. तो अगर आप ये देख रहे हो, आप ये देखो कि ये तीनों का सम बाकी इससे हमेशा बड़ा ही होगा. तो आपके पास जो लॉन्गेस्ट साइड भी हो, उससे ये बाकी 3 साइड का सम, चाहे कैसे भी लोगे आप, चाहे ऐसे भी लो, राइट, फिर भी देखो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा बाकी 3 के सम से छोटी होगी. तो वो लगाए. अब लॉन्गेस्ट साइड हमें पता नहीं है, तो या तो वो अननोन साइड x ले रखी है वो होगी, या 4 होगी. तो x अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो x शुड बी लेस देन, x हैज टू बी लेस देन द सम ऑफ द अदर 3, दैट इज 7. और 4 अगर लॉन्गेस्ट साइड है, सो 4 शुड बी लेस देन x प्लस 1 प्लस 2, दैट इज 3. तो यहां से आ गया x लेस देन 7, और इसको सॉल्व करके आ गया x ग्रेटर देन 1. तो कितनी इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं? 2, 3, 4, 5, 6. That is 5 values. So 5 is the right answer. अभी रिसेंटली कैट में आया है, तो ऐसे हम कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ. If a rhombus has an area 12 square centimeter and the side of length 5, then the length in centimeter of its longer diagonal. अगेन ऐसा हमने क्वेश्चन किया है एक अर्लियर. थोड़ा एल्जेब्रा लगता है इसमें, लेकिन थोड़ा अगर हम सोच के करें तो आराम से किया जा सकता है. एरिया 12 है, तो हाफ d1 d2 हमारे पास 12 है.
राइट, एंड लेंथ ऑफ द साइड इज 5, ये 5 है। तो अगर हमें पता है रेडियस 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एक रेडियस d1 है, एक d2 है, तो ये हो जाएगा सपोज d1/2 और ये हो जाएगा d2/2। तो हमारे पास रिलेशन आ गया d1²/4 प्लस d2²/4 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज 25, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। सो ये चीज हमारे पास एक, हमें निकालना है लॉन्गर डायगोनल, देन द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल, मतलब d1 d2 की वैल्यू। तो वही प्रोसेस है, d1² प्लस d2² इज 100 एंड d1 d2 इज 24। तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर होगा d1 प्लस 48, और d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर क्या होगा, d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर होगा, d1 आई एम अज्यूमिंग टू बी द लॉन्गर डायगोनल, इट विल बी 100 माइनस 48। तो d1 प्लस d2 आ गया हमारे पास रूट ऑफ 148, और d1 माइनस d2 आ गया हमारे पास रूट ऑफ 52। तो ये दो वैल्यूज आ गई। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ कोई गलत तो नहीं कर दिया। इफ द एरिया इज 12, राइट, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब अगर मैं ऐड कर दूं तो 2d1 आ जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 148 प्लस रूट ऑफ 52। अब अगर d1 निकालना है तो 4, अगर मैं 4 का 2 बाहर आ जाएगा 2, और ये जाएगा रूट ऑफ 37 प्लस रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर इज रूट ऑफ 37 प्लस रूट ऑफ 13, रूट ऑफ 37 प्लस रूट ऑफ 13। So this is how we can do this. So mostly these are CAD problems only, right? Not very difficult provided you understand the approach of it, right? So I'll come up with the next video that is on polygons, right? Till then, take care.